वो अभी जूम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ नहीं, मैंने की थी लेकिन उसने कुछ एरर दिखाया। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसने मना कर दिया था, मुझे मैसेज आया कि भाई कुछ टेक्निकल एरर है। फिर से स्टार्ट करें। आपके पास अभी मटेरियल भी नहीं होगा ना, पीडीएफ नहीं होगा ना? मैं आपको भेज देता हूँ वो। सभी ने भेज दिया मुझे आंसर्स अपने? किसी का छूटा तो नहीं? अब आपके पास आ जाएगा अब तक। ठीक है, आगे। वैसे तो अभी इसमें रहेगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास रहे। हाँ जी बेटे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें आज स्टार्ट करना था। एक उस वक्त मैंने एक आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया था इन सब के बारे में। आज हम इन्हें लिखते हुए चलेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि तैयारी किसकी हो रही है, एग्जाम्स की। और एग्जाम्स में मैंने देखा है कि बच्चों के पास याद करने के लिए बड़ा बल्क में स्टॉक हो जाता है, तो उन्हें याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग मेन पहले पॉइंट्स याद कर रहे हैं और पॉइंट्स के अंदर भी कीवर्ड्स याद करेंगे। तो मैं जो इस बार जो आप लोगों के साथ ही मैं कर रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा इसे, लेकिन मैंने जो समझा कि बेस्ट यही रहेगा, है ना, कि वी शुड लर्न पॉइंट्स देन कीवर्ड्स, है ना। अपने आप में, क्योंकि अब आप ग्रोन चाइल्ड्स हो, अब वो वाली बात तो है नहीं कि आप पूरा एक पैराग्राफ लर्न करेंगे। आपको पैराग्राफ बनाना आना चाहिए, कीवर्ड्स उसके अंदर आपको इनपुट करना है। और अगर भाई किसी को लगता है कि वो लर्न करें, तो है ही मटेरियल, तो फिर आपके पास है ही है। मेरी इंटेंशन ये है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स के साथ कीवर्ड्स याद कर लें। क्योंकि अभी पीछे कई बच्चों की मैंने कंप्लेंट सुनी कि सर बहुत सारा है, सर बहुत सारा है, सर याद नहीं हो रहा, सर याद पिछला याद अगला याद करें तो पिछला भूल जा रहे हैं। तो वो मैं समझ गया। तो ये समस्या तो जनरल समस्या है, आपके साथ भी आ सकती है। और अच्छा क्या होता है कि अपने पास से सीखो। तो मैं उस पास्ट से सीख रहा हूँ कि जो लास्ट बैच में कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आई, तो हम लोग अपने आप को अभी से अलर्ट रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी मिलनी होती है और सारा कुछ याद करना बड़ा टफ गेम हो जाता है ना। अकाउंट्स मैथ्स में फॉर्मूलाज याद करना है, इसमें पूरा थ्योरी याद करना है। 60 मार्क्स का लॉ है। एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि चलो बीसीआर आपको लर्न नहीं करना, समझना है। बस बीसीआर के अंदर भी कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जो लर्न करने पड़ेंगे। तो स्टॉक ओवरऑल कहीं ना कहीं 60+, उसको एवरेज आउट कर लें तो 20 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स का तो याद करना ही पड़ेगा। एंड इट्स अ लमसम एंड हैंडसम स्टॉक है याद करने के लिए। तो अभी से तैयार रखें। हाँ जी बेटा, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी। सेकंड नंबर देखो क्या कह रहा है, फॉर्मेलिटीज। थर्ड, तो ये परफॉर्मेंस। हमें ये याद रहना चाहिए। जब आपको ये चीजें याद होंगी तभी आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहला क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मीनिंग समझ जाए। कहाँ इन्फोर्सेबल होना, एज पर लॉ। आप लॉ पढ़ रहे हैं और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी एज पर लॉ, एज पर कोर्ट होनी चाहिए। तो कोर्ट में आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपको लॉ लिखना है। या तो लॉ करे इन्फोर्स या कोर्ट इन्फोर्स करे, दोनों में से कुछ भी हो जाए। बट आपके लिए बेस्ट आंसर क्या है कि आपको लिखना है एज पर लॉ, क्योंकि कोर्ट भी तभी कहेगा जब लॉ कहेगा उसे। तो इसलिए द मेन पार्ट इज कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालें इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी
आज की डेट के हिसाब से आप फ्रेश पेज पे बनाना है, ठीक है। हमने ये भी कहा था ना कि हर डेट का एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करें, है ना। नेवर डू कि भाई वो पिछला पेज काफी बचा हुआ है, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ और लिख लेना। लेकिन अभी हम अपने डेट वाइज नोट्स बनाएंगे। मेरे आपके पास पहुंच जाएंगे नोट्स एज अ रिकॉर्डिंग फॉर्म में, और आपके पास डेट वाइज बना होगा तो आपको अपने आप इजीली उसको समझना कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि बाद में मिक्स हो जाता है। मैं भी डेट डाल रहा हूँ उसके अंदर, मेरे वीडियोस में भी डेट्स आ रही हैं, टॉपिक भी मैं लिख रहा हूँ, तो आप अपने आप अपना चैप्टर अपना पेज खोलेंगे, अच्छा ये चैप्टर ये डेट और वो डेट मिक्स किया, और फिर अच्छे से समझना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड क्या होता है? जिसने सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स फुलफिल कर लिए वो वैलिड हो गया। सेक्शन 10 क्या था, आपने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत, लाओ मरियम। हाँ गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सेक्शन 10 ने हमें जो पॉइंट्स बताए थे, 11 पॉइंट्स, जिसमें से सेक्शन 10 के अपने 6 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट्स जो एडिशनल आए वाया प्रैक्टिस, है ना, जो सोसाइटी के अंदर जो चल रहा था उसके हिसाब से। तो जब 11 पॉइंट्स यहाँ पर फुलफिल हो गए, वो बन गया अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बस आपने और कुछ नहीं लिखना। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख लो, फुलफिल्ड सेक्शन 10, फुलफिल्ड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10, वो क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फुलफिल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 क्या हुआ? सुहानी, है ना। हाँ, अब इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर आ गए ना बेटा पार्ट्स। क्या हुआ? बताओ जल्दी बताओ। कुछ नहीं हुआ, लिखो फिर लिखो। इन्फोर्सिबिलिटी हमारी मेन हेडिंग है बेटा। इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है? जहां पर उसने फुलफिल कर ली आपके सेक्शन 10 के कंडीशन या एलिमेंट्स, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है इसने? वॉइड। वॉइड क्या होगा? मिसिंग एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेक्शन 10, तो वॉइड हो गया। जहां पर उसने सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को मिस करना शुरू कर दिया तो वो वॉइड बन जाएगा। और क्या कह सकते हैं? और वॉइड क्या होगा? विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। और जो नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ वो कब होगा? जब एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 मिसिंग हो शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बैलेंस समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कि अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 पूरे फुलफिल कर दिए, आप वैलिड हो गए। आप मिस कर रहे हो तो आप वॉइड हो गए। या फिर ब्रैकेट में लिख लो नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। जहां वो नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो वॉइड हो गया। वॉइड का क्या सेक्शन था? ये ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि जूम पर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या कर दूं? स्क्रीन शेयर। अच्छा, सॉरी। मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता है, स्क्रीन शेयर कहाँ से आएगा? सर वो जो है ना छोटा बॉक्स जिसपे देव लिखा है, ये वाला? नहीं ये नहीं नहीं जिसपे देव लिखा है, ब्लैक कलर का बॉक्स है। ये वाला कॉपी इनविटेशन में नहीं सर, देव जिस पे लिखा है। अच्छा ठीक है, अब इससे बड़ा कर दीजिए, फोर्थ ऑप्शन है। ओके, शेयर स्क्रीन आ गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन है। बच्चों अब दिख रहा है जो ऑनलाइन है? तो वैलिड हो गया, जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो वैलिड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। वॉइड है जो अनइन्फोर्सेबल हो गया, या फिर वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स की कंडीशन एक या एक से ज्यादा मिस कर रहा है, तो फिर वो बन जाएगा वॉइड। सिंपल सी बात। ये तो हाँ, मैं पूछ रहा था सेक्शन क्या थे?
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का था सेक्शन 2H, सेक्शन 2H, ये ध्यान रखना है। सेक्शन 2H वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या था? सेक्शन I, वॉइड J। इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई है, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। इसमें पहले इसने क्या लिख दिया है? वॉइड। तो वॉइड क्या है? सेक्शन 2J। गॉट इट? ये तो छोटे छोटे याद रखने, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, एक बार हम एग्जाम्पल पढ़ लें जरा दोनों के। वैलिड का देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है। वैलिड का एग्जाम्पल, उसने कहा बाइक खरीदनी है, बाइक खरीदने गए, आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी करना था, अगर सब कुछ हो गया, पैसे दिए, घर आ गए बाइक लेकर, कोई भी एलिमेंट्स मिस नहीं हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नीचे आ जाए जरा वॉइड के लिए, पहला पढ़ें। दोनों चीजें एक साथ सिखा रहा है इसमें कि क्या हुआ। एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर उनका एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, वैलिड है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, हर चीज वैलिड है। आगे क्या कह रहे हैं? बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। अब एक्स तो रहा नहीं, किससे कहा जाए कि क्या हो गया? सुहानी, सुहानी है ना ये? क्या हुआ सुहानी? सर मैं इसको कुछ और अरे भाई हम भी हंस लें। चलो, अभी मैंने यही तो कहा था। तब इसने कहा था नहीं मैं पुराना कुछ भी याद नहीं रखती हूँ, अब इसे पुराना जोक याद आ गया। देखो, अच्छा चलो कोई नहीं, कुछ साल तो पुराना था। अब 10 साल पहले आप इतने छोटे थे ना कि वो जोक्स इम्पोर्टेंट नहीं थे, है ना? 10 साल पहले तो कितने छोटे से रहे होंगे, तब तो जोक्स के मीनिंग भी समझ नहीं आते, सब हंस रहे होते हैं तो हंस देते हैं, हाँ भाई हंस। जोक्स के मीनिंग तो इस एज में समझ में आने शुरू होते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई टू बी कंट्रोल योरसेल्फ भैया, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, मेरा रिदम टूट जाएगा, है ना? क्योंकि ये तो शुरू की क्लासेस में तो मैं हर चीज छोड़ रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है बच्चों के बीच। मैं तो मानता हूँ कि जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा है और क्लास के लिए भी अच्छा है, बट नॉट एवरी टाइम, है ना? कहाँ क्या बताना चाह रहा था और कहाँ चले गए। अब एक्स की डेथ हो गई, अब हम वो जो बुक उससे लिखवानी थी, अब किससे लिखवाएं? बुक तो लिखने के लिए उसके पास ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है ना? तो क्या अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं क्या? खत्म, सामने वाली पार्टी खत्म हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड रहेगा? वैलिड हो गया। अब ये क्या कहता है देखें आगे, हेयर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी। क्योंकि अब जब एक्स रहा ही नहीं तो हम किससे बुक लिखवाएं? दूसरी बात, आगे कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, इसने शायद अभी ऐड नहीं किया। Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happiness happening becomes void। मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब x की डेथ हो गई, x के बेटे से हमने कहा कि अब क्या करें, क्या आप बुक लिखोगे? अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये जरूरी है कि x का बेटा भी ऑथर ही हो? तो क्या जो पब्लिशर है वो एक्स के बेटे को कंपेल कर सकता है कि डू इट कंप्लीट इट? नहीं कर सकता ना, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हर जगह नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं अब सुनना। एक दुकानदार है, आपने उस दुकानदार से कहा मुझे टेलीविजन खरीदना है, मुझे टेलीविजन खरीदना है, आप उसको पेमेंट करके आ गए, अब बाई चांस अनफॉर्चुनेटली उस दुकानदार की डेथ हो गई, तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया?
क्या इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की? नहीं, उसका बेटा अगर दुकान पर बैठेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको परफॉर्म कर सके। वहां पब्लिशर है, पब्लिशर के केस में बेटा जरूरी नहीं है कि वो सेम सेंस ऑफ ऑथर हो सकता है कि वो क्राइम के ऊपर लिखता हो और वो सिविल के ऊपर लिखता हो, तो बात ही नहीं बन पाएगी। या हो सकता है लिखता ही ना हो, तो वहां पर हम कंपेल नहीं कर सकते, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन जहां बात इस तरह के बिजनेस की आ रही है कि उसकी इम्पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, वो पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉइड नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों ने लास्ट एक बैच में पूछा ऐसा तो सर सब कुछ हो जाएगा फिर तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। नो, आपको जज करना है कि इम्पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं। ये आपको क्वेश्चन पूरा बताएगा, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको समझना है। यहां पर क्वेश्चन में बताया गया कि एक्स की डेथ हो गई और एक्स एक ऑथर है, तो आपको क्या समझना है कि ऑथर को जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ऑथर ही मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। गॉट दिस पॉइंट? तो ये बात समझनी है, ठीक है। तो उस दुकानदारी में इसको नहीं डालना, कंपनी के केस में नहीं डाल सकते, कंपनी के केस में से नहीं डाल सकती। लोग क्या जानते हैं कि विजय माल्या साहब अब इंडिया में नहीं है, इंडिया में मोस्ट डिमांडेड है, लेकिन उनकी कंपनी तो अब भी चल रही है। क्यों जी? किंगफिशर तो चल रही है, उसी की तो कंपनी है। क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहला रहा है? वो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो रही है, कंपनी के साथ डीलिंग चल रही है। और कंपनी को तो पहले ही कहा गया कि कंपनी सेपरेट है अदर देन द मेंबर्स देन द ओनर्स। ये भी चीजें हैं, तो आपको वहां पर अपनी पूरी समझबूझ भी लगानी है। ये नहीं कि एकदम से रट लिया कि वहां पर आपने बताया था सर ऑथर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा। गॉट द डिफरेंस? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? टेक्निकली काफी छोटा सा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉसिबिलिटी वर्ड को याद रखना। अगला एग्जाम्पल देखें क्या कह रहा है। A contract with B, owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar. फिर क्या कह रहा है आगे, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। आग लगी, फैक्ट्री खत्म, सब कुछ खत्म। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि जब फैक्ट्री ही जल गई तो वो आपको कहां से ला कर दे, अब वो कहां से बना कर दे। और एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी लिया था कि शिप से सामान आ रहा है, शिप डूब गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सामान शिप से आना है, शिप से आने में आपको पता होगा कि कई कई महीने लग जाते हैं। बाय फ्लाइट तो कुछ घंटों का कुछ दिनों का खेल हो सकता है, बट बाय शिप कई महीनों का कई दिनों का खेल होता है। तो अब आपको आज ही कोई चीज चाहिए तो कैसे पॉसिबल है? शिप डूब गया, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यहां पर आग लग गई, फैक्ट्री जल गई, जिस चीज का आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था अब आपको वो वापस नहीं मिल सकता, सब कुछ जल गया। हाँ, उस वक्त वॉइड हो गया, अगर आप चाहो तो उसे री कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। बट वो जो सेम कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? वॉइड, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। गॉट दिस पॉइंट? क्या कह रहा है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन दैट हियर दैट when a contract is void it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it it has to be called a void contract। जहां इम्पॉसिबिलिटी आ गई, जहां उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, जब आप कुछ डिलीवर ही नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड। डिफरेंस क्लियर सबको? थर्ड लिखें तो इसमें हमने लिख लिया, वही चीज आ रही थी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और वो सेक्शन 10 की कोई कंडीशन मिस कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। थर्ड, वॉइडेबल। हमने लास्ट एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपसे कोई एग्रीमेंट साइन कराता हूं गन पॉइंट पर, जब मैंने आपसे एग्रीमेंट साइन करा लिया गन पॉइंट पर, ये मेरे और आपके बीच की बात रहेगी, किसी को तो नहीं पता। आप अगर साइलेंट रह गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड, क्योंकि अब आप साइलेंट रह गए, हम लोग ही जानते हैं। लेकिन आप साइलेंट नहीं रहे, जैसे ही मैं इधर हुआ और आप भाग कर गए कोर्ट या पुलिस स्टेशन
और आप एक कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं कि भैया इस वजह से हुआ था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो वो बन जाएगा वॉइड। अब वो बन जाएगा वॉइड क्योंकि वहां पर आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी। एक एसेंशियल एलिमेंट फिर से मिस हो गया, बट एसेंशियल एलिमेंट मिस तो है, बट उस मिसिंग का इन्फॉर्म करना कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जो एक्शन ले सके मेरे अगेंस्ट, वो आपकी ड्यूटी है। बिकॉज हाउ वन नो, कोर्ट को या पुलिस को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है? ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बता रहे तो ये वैलिड है, और अगर आप बता देते हो तो वो वॉइड है। तो ये ऑप्शन किसके हाथ में है? आपके हाथ में, वन ऑफ द पार्टी। मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। मैं तो चाहता ही हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, तो मैं क्यों जाऊंगा कोर्ट? कोर्ट तो आप ही जाओगे। तो देखो सेंटेंस क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या है वॉइडेबल की, सेक्शन 2I की। ये डेफिनेशन याद रखनी है। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बोल दिया। हो सकता है कि मैंने आप सभी को धमकी दी हो, आप सभी को मैंने गन पॉइंट पर आप सभी से एग्रीमेंट साइन करा ली हो, तो वन और मोर पार्टीज हो गई, है ना? तो क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, यानी मैं, अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा ये बात? तो जब आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है तो उसको लिखना भी आसान हो जाएगा। तो एक बार ये डेफिनेशन एज इट इज लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमास डालकर लिखेगा, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, सीक्वेंस को समझना है। जो मैंने पहले आपको एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी को दिमाग में इमेजिन करना है और उसके बाद बनाना है। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ये हो गए आप लोग, है ना? अब आपने समझना है कि सर ने ऐसे बोला था, तो ये तो हो गए हम सारे लोग, वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ, अब मेरी तरफ आ गई फिंगर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। गॉट दिस पॉइंट? इज कॉल्ड voidable कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, फ्री कंसेंट मिसिंग। नॉर्मली हम ये मानकर चलते हैं कि इसके अंदर फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। फ्री कंसेंट मिसिंग के कौन कौन से 5 पॉइंट थे? कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और लास्ट में मिस्टेक। पढ़े मरियम? ये क्या है? पहला कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन 5 पॉइंट से, अगर इन पांचों में से किसी एक से ज्यादा से अगर कोई एग्रीमेंट इफेक्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट इज मिसिंग। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने सबको ब्लैकमेल कर दिया, साइन करा लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक टीचर वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस ले लिया मैंने, है ना? आगे हम बताएंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है। डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में हो सकता है, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में हो सकता है, कोच एंड जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, कोच एंड प्लेयर्स के बीच में हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक आता है वर्ड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी होता है, जहां पर आपके ब्लड रिलेशन में आपके पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं, कई चीजें हैं, ठीक है? अभी हम उस पर और आगे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन मेन कंटेंट क्या है इसके अंदर मिसिंग? फ्री कंसेंट। तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं, कंफर्टेबल हो, और बनाकर अच्छा पैराग्राफ लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है। लॉ में हमेशा याद रखना, जो मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं, आपने उसी कीवर्ड के इर्द गिर्द रहना है, कोई फालतू की कहानियां नहीं, कोई मूवी से इंस्पिरेशन लेकर कुछ नहीं लिखना। Pardon? Law is objective, right? नहीं 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 नहीं, नहीं।
सब्जेक्टिव है। बल्कि आपका सिर्फ अब तो बीसीआर में भी नहीं, उसमें भी एक आध क्वेश्चन ही आते होंगे, अगर एक आध नंबर के आएंगे वो 1 वर्ड आंसर्स, अदरवाइज ये पूरा पूरा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपका मैथ्स है और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के साथ एक और कुछ भी बीसी की है, समथिंग कुछ है ना? ठीक ठीक, क्लियर ये पॉइंट? HIJ सेक्शन 2 क्लियर, वेरी गुड। जरा ये एग्जाम्पल पढ़ लो, क्या कह रहा है? X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. फ्री कंसेंट खत्म हो गई। आगे ही पढ़ लो क्या लिख रहा है। तो जब फ्री कंसेंट खत्म हो गई तो ये क्या हो गया? वाइडेबल हो गया। चुप रहेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, शोर मचाएगा तो वॉइड हो जाएगा। तो जब ये ऑप्शन उसके पास दोनों ऑप्शन है तो वो वाइडेबल कहलाएगा, है ना? और किसी में तो नहीं होता ना, एक वैलिड जहां पर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं वहां पे जाकर क्या शोर मचाएगा? मतलब कुछ नहीं कह सकता। कैसे कहेगा? झूठ थोड़ी, वो झूठ बोलने वाली बात हो गई। हम जब लॉ की बात करेंगे तो हम मानकर चलते हैं कि सब चीज सच बोली जा रही है, ये मानकर चलते हैं कि आपने झूठ भी बोला है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैंने झूठ बोला है। मतलब चाहे एग्रीमेंट के टाइम पर आपने झूठ बोला है, लेकिन जब मैटर कोर्ट में पहुंचा है तो आप वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने झूठ बोला था। जो कितना अजीब सा लग रहा है ना कि कोर्ट बोलेगा ऐसे, लेकिन है अब क्या कर सकते हैं, लॉ यही कहता है। हम लोग ओथ दिलवाते हैं ना कोर्ट के अंदर कि बोलो जी, जो जिस भगवान को मानता है, अल्लाह जीसस इसको भी मानता है, बोलो कि मैं सच बोलूंगा। इसी पर फेथ कर लिया जाता है। अब उसी के ऊपर फेथ करके आप फिर जैसा मर्जी बोलो। बट है देखो, लेकिन कितनी अच्छी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं बहुत इस चीज को एडोर करता हूँ और बड़े प्राउड से बोलता हूँ कि वो एक चीज तो मान रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज तो कह रहा है कि आप जो बोल रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे है छोटी सी, लेकिन अगर आप कभी इसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी अहमियत कोई किसी को देता है आजकल? कभी कभी तो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर इन मामलों में ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो बोल झूठ ही बोल रहे पूछने का कोई फायदा ही नहीं, जो बोल रहे हैं इसने झूठ बोलना है। मतलब हर जगह नहीं है कोई, मतलब ऐसे हर्ट मत हो जाना कि सर ऐसे कैसे बोल दिया हमारे पेरेंट्स के लिए। सबके साथ नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह है। खैर, अब आती है बात, जब हमने तीन चीजें समझ ली तो सबसे पहला वो एक आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। बिना पढ़े आप सोचें तो एक डिफरेंस तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। वॉइड में क्या है? अब वॉइड को तो आप वैलिड बना ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल कोई फैक्ट मिस हो गया, लेकिन वॉइडेबल वैलिड बनने के चांसेस हैं अगर सामने वाली पार्टी साइलेंट रह जाती है। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है अगर वो चुप रह जाती है तो वैलिड बन सकता है, नहीं चुप रहेगी तो वॉइड बनेगा। बट वॉइड जो ऑलरेडी है वो तो वॉइड है ना? जब ऑथर की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि अब उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, अब उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती कैसे करें? नहीं, एक्स की ना डेड बॉडी से करें लिख कर जाओ, ऐसे नहीं जाना, कंप्लीट करके जाओ मेरी बुक, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखो मीनिंग में क्या कह रहा है। सबसे पहला मीनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by law becomes void when it comes to be it ceases to be comes नहीं है, सॉरी, it ceases to be enforceable। वही कहा कि comes तो हो ही नहीं सकता, it ceases to be enforceable। ceases मतलब होता है खत्म हो जाना। जब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई तो वो क्या बन गया? void। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन, अभी जो बैच के बच्चे पास एग्जाम देकर आए उनसे पूछना सर जो आप पहले नोट्स लिखवा चुके हो फिर से लिखवाओगे? अब मैं छोटा लिखवाऊंगा। इस बार मैंने पिछले वाले बच्चों से ये शिक्षा ले ली कि अब उतना बड़ा नहीं लिखवाना, अब की फैक्टर्स पर, की पॉइंट्स पर फोकस करूंगा।
पिछला भूल जाना, मत डिस्कस कर। इतना सारा लिखवा दिया था हमने। अब हद है, अब क्लास में आओगी तो लिखवाऊंगी ना। आज इसको पढ़ना है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग में आपने वहां पर क्या लिखना है, जिस तरह से आप लिखते हैं। देखो एक चीज और बता दूं बेटा, बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन को पैराग्राफ स्टाइल में लिख कर आते हैं। नो, नेवर डू इट। डिफरेंस बिटवीन को इसी फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करके आना है। हाँ, कुछ एक डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो इस तरह के फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, कुछ एक बहुत रेयर है, लेकिन जब भी कोई डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके आना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंडेटरी है, समझ लो। मार्क्स अच्छे लेने हैं तो देखो, लिखने पर तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, जैसे मर्जी लिख कर आओ, लेकिन हमें मार्क्स लेने हैं। मीनिंग में पहला क्या आ रहा है, वॉइड के सामने लिख लो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है बेसिकली, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो गई, इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं हम उसे, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर, ठीक है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑप्शन चला गया इन द हैंड ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसी के हाथ में तो है कि वो चुप रहेगा तो वैलिड, बोलेगा तो वॉइड। तो उसमें लिख लीजिए ऑप्शन इन द हैंड्स ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ऑप्शन इन द हैंड्स ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। ये हो गया हमारा सिंपल सी बात कि हम इसको, इसमें नहीं है AGGRIEVD, अग्रीव्ड IVED, एग्रीड नहीं है, अग्रीव्ड है। कॉन्फिडेंस रखो अपने पर। AGGREIVED, अग्रीव्ड। इन्फोर्सेबिलिटी में क्या कह रहा है, देखो बेटा, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, तो उसमें आप लिख दीजिए कैन नॉट, क्योंकि एग्जाम्पल क्या याद रखना है कि ऑथर की डेथ हो गई, क्या अब ऑथर को साथ, अब डेड बॉडी के साथ हम कंपेल कर सकते हैं, कैन नॉट इन्फोर्स। जबकि यहां पर क्या है, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड आ गया, ठीक है। बस इसमें वही, इसमें भी सेम। हाँ बेटा, इसमें सिर्फ कैन नॉट, और इसमें आप सिंपल दोबारा से वही आ जाएगा, सेम ऑप्शन इन द हैंड्स ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि इसमें उसमें भी यही अग्रीव्ड पार्टी, यहां पर भी सेम रहेगा। अब आती है बात कॉज, क्या कॉज है, हम ऑथर के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, अब ऑथर की बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या लिख रहा है देखो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। जेड मर गया, अब उसके हाथ से वो खत्म चला हो गया, अब तो उसके पास कोई है ही नहीं चारा, या फिर वो क्या कह रहा है, लॉ की वजह से। लॉ की वजह से कैसे हो सकता है, आप बताइए। टैक्स में कोई चेंज हो गया, हाँ, किसी लॉ में ही चेंज हो गया। पुराना टाइम समझो, आप तो छोटे बच्चे रहे होंगे, आपके घर के आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, और एक लॉ आया दिल्ली के अंदर, उन फैक्ट्रीज को बैन कर दिया गया। जैसी वो फैक्ट्रीज बैन हुई तो फैक्ट्रीज स्विच ऑफ हो गई एक ही रात में, वो स्विच ऑफ हो गई एक ही रात में। अब उस वन ऑफ द फैक्ट्री के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि कल मुझे 100 शर्ट्स चाहिए, वो रात में भाग गया, भाग क्या गया, बंद कर दिया उसने उस यूनिट को। वो अगेंस्ट लॉ जाकर तो बना नहीं सकता। क्या अब उस लॉ की वजह से जो वहां से वो पुश हुआ, तो क्या अब मैं उसे फोर्स कर सकता हूं कि इसे कंप्लीट करके जाओ? नो, वी कांट डू इट। आप डीजल की व्हीकल खरीद लीजिए, अब तो बंद कर दिया। मेरे पास एक डीजल का व्हीकल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 15 साल की लाइफ,
15 ईयर्स लाइफ मेंशन्ड है आरसी के ऊपर, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं चला सकता क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है, एनसीआर का ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है कि जो भी डीजल की व्हीकल्स हैं 10 साल के बाद नहीं चल सकते। अब मैं क्या करूं? क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? नो, एज पर लॉ मुझे मना कर दिया गया कि अब आप दिल्ली एनसीआर में ये व्हीकल को नहीं चला सकते। लॉ। अभी रिसेंटली पोल्यूशन था, कुछ दिनों के लिए भी दिल्ली में फिर से डीजल इंजन बैन कर दिए गए थे। आपकी अपनी डीजल इंजन व्हीकल, एक वैलिड व्हीकल, आप उन दिनों नहीं चला पाए, चालान है अगर चलाएंगे तो, क्योंकि लॉ कहता है। 2 साल पहले इवन ऑड स्टार्ट हुआ, इवन डेट पे इवन नंबर के व्हीकल चलेंगे, ऑड डेट पर ऑड डेट के व्हीकल चलेंगे। अगर क्रिस क्रॉस हो गया तो चालान है। यू कांट राइट योर ओन व्हीकल। क्यों? क्योंकि लॉ ने कह दिया, जबकि पहले से वो लॉ नहीं था। वो लॉ की इंट्रोडक्शन कब हुई? ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, ड्यू टू चेंज इन लॉ। उस वक्त इंस्टेंटली एक लॉ में चेंज हुआ तो हमें ये काम करना पड़ गया। पहले तो दिल्ली में मास्क, दिल्ली के कहीं पर भी मास्क अलाउड नहीं था, मतलब कंपलसरी नहीं था। आपको खुद लगता है तो आप पहन लो, नहीं तो कंपलसरी तो नहीं था। बट लॉ आया, कुछ ऐसा हुआ, लॉ बना, आपने मास्क नहीं पहना, आ जाओ 2-2 हजार रुपए के चालान हुए हैं मास्क ना पहनने पर। हुआ ना? क्या हुआ? चेंज ऑफ लॉ। यू हैव टू फॉलो इट। आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो चालान नहीं दूंगी या दूंगा। क्या हुआ? वो चेंज ऑफ लॉ। तो ये कॉज है। उस वक्त वो क्या बन गए? वो कॉन्ट्रैक्ट उस तरह के वॉइड। अगर कुछ भी आप करेंगे तो वॉइड हो गया। वॉइड था तो आप चालान, इसलिए चालान देना पड़ रहा था। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को आप समझ लीजिए। आप तो इसमें कॉज में लिखे ड्यू टू चेंज इन लॉ, ऑब्लिक, या तो ड्यू टू चेंज इन लॉ हो रहा है, या फिर ऑब्लिक करके लिखें कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट goes beyond the parties. Completion of contract goes beyond the parties. पार्टीज की लिमिट से बाहर चला गया, अब उसको कंप्लीट नहीं करा सकते। दिमाग में क्या लिखना है आपको? जेड, ऑथर जिसकी डेथ हो गई। अब बियॉन्ड द पार्टीज चला गया, वो उसकी कंप्लीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इस साइड आ जाइए। इसमें तो सिंपल एक ही चीज चल रही है, क्योंकि जो अग्रीड पार्टी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो क्या कह रहा है कि कॉज क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वाज नॉट फ्री। तो इसमें लिख दीजिए फ्री कंसेंट इज एब्सेंट। यहां पर फ्री कंसेंट क्या है? एब्सेंट है। फोर्थ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जेड भाई साहब अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेथ हो गई। क्योंकि डेथ हो गई। मैं उस व्हीकल को नहीं चला पाऊंगा क्योंकि एज पर लॉ वो बैन हो गया है ना। जहां 10 साल लाइफ खत्म हुई, अब मैं उसे नहीं चला पाऊंगा, एज पर लॉ अलाउड नहीं है। यही बात हो गई। तो क्या परफॉर्मेंस कंप्लीट हो सकती है? तो लिख दो कैन नॉट। परफॉर्मेंस हेडिंग डालकर कैन नॉट। इसमें परफॉर्मेंस कैन नॉट है, हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, डीजल व्हीकल अगर एक बार एक्सपायर्ड हो गया तो आप उसे बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो चीज एक्सपायर्ड हो गई, जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, अगर आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन कोई दुकानदार बेचता है और आप उसे कहो बिल पर लिख कर दे दो, और इस मेडिसिन का नंबर भी जरूर डाल देना, इसमें एक हर मेडिसिन का अपना एक ना नंबर होता है, वो जरूर डाल देना, वो बिल ही नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता है अगले दिन दुकान बंद हो जाएगी।
अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को वो बेचता है तो, क्योंकि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वो आपको नहीं बेच सकता एज पर लॉ। आप कैफे में जाते हैं, आपके अगर खाने में कुछ भी निकल जाता है गलत, वो या तो तुरंत एक्सचेंज करते हैं या तुरंत आपसे अपॉलॉजी बोलते हैं, उनको पता है, और वो चार्ज भी नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि अगर आपसे चार्ज कर लिया, बिल आपके हाथ में आ गया और आपके पास सब कुछ उसके एविडेंसेस हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है ना पॉइंट? अपग्रेड करें। यहां से हटाना पड़ेगा ऐसे। हाँ, उसमें तो कैन नॉट हो गया, तो यहां पर क्या होगा? वॉइडेबल के केस में, वॉइडेबल के केस में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको। ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब दो चीजें आ रही हैं, आपके पास खाना आया, खराब खाना आ गया कैफे से कुक होकर, कितने दिन में कंप्लेंट करोगे? उसके खराब होने से तो पहले करोगे भाई। खाना अगर खाना रखे रखे ही खराब हो गया, तो आप उसका एविडेंस कैसे दे पाएंगे कि इसके अंदर क्या खराबी थी? अगर खाना मेरी लापरवाही से खराब हो गया, तो क्या मैं अब कंप्लेन कर पाऊंगा? अब तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो विद इन रीजनेबल टाइम है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, जो विद इन रीजनेबल टाइम है। लेकिन ये क्या है, आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रीजनेबल टाइम क्या है। उसके साथ क्या है, या तो कोर्ट डिसाइड करेगा, या आपको अपने आप से समझना है कि खाना खराब होने से पहले आपको वो कंप्लेन करनी जरूरी है। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन आपके पास एक्सपायर्ड आ गई, आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन खरीद ली और आपने उसको रख लिया अपने घर में। अब आप उसमें रखे हुए हो, बैठे हो, 2 साल बाद आ रहे हो, जी मेरे को इन्होंने ऐसी मेडिसिन दी थी जी, रीजनेबल टाइम ही खत्म हो गया। नाउ कोर्ट विल डिसाइड कि ये क्या तरीका है कि आपके पास कोई मेडिसिन आई तो आप उसका एक्शन तुरंत तो लेते हैं। क्या आपने कंप्लेंट की? नहीं की, तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो कोई आंसर नहीं होगा। तो रीजनेबल टाइम, यानी आपके साथ अगर कुछ हुआ तो रीजनेबल टाइम में आप बताओगे तो सही। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैंने आपसे एग्रीमेंट साइन करा लिया, फोर्सेबली साइन करा लिया, गन पॉइंट पर सबसे सारे बच्चों से साइन करा लिया, अगले दिन फिर क्लास है, फिर आ गए क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन क्लास है, फिर आ रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ऑफ यू आर एग्रीड नाउ? जो मैंने फोर्सेबली आपसे साइन कराया, आपको किसी को कोई शिकायत नहीं है, यही तो है। तो कोर्ट डिसाइड कर जाता है वहां पर, या आपके एक्शंस डिसाइड कर जाते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, कुछ एक जगह एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक जगह एक्सेप्शंस भी हैं, वो कोर्ट ने अपने पास रखा हुआ है, एक्सपायरी डेट का ऑप्शन वो कोर्ट ने अपने पास रखा हुआ है। वो भी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का लॉ बताना पड़ेगा मुझे, तो वो हमारा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। जहां पर कुछ जगह कोर्ट ने अपने पास रखे हुए, बट जब आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको उसकी कंप्लेंट विद इन रीजनेबल टाइम करनी जरूरी है, नहीं तो आपके पास से वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आपने पहली क्लास भी ज्वाइन कर ली, दूसरी क्लास भी ज्वाइन कर ली, तीसरी क्लास भी ज्वाइन कर ली, पूरा बैच खत्म हो गया, ना सुमित सर को बताया, ना पेरेंट्स को बताया, ना किसी अथॉरिटीज को बताया कि भाई योगेश सर ने हमसे फोर्सेबली साइन कराए थे, किसी को नहीं बताया।
सीए भी बन गए। सीए बनने के बाद पहुंचे एक बार कोर्ट कि योगेश सर ने हमसे 3 साल पहले इस तरह से साइन कराया था, उनके अगेंस्ट एक्शन लो जी। कोर्ट क्या कहेगा कि अरे बच्चों, आप छोटे से बच्चे तो थे नहीं और छोटी सी एजुकेशन तो ले नहीं रहे थे, सीए की क्वालिफिकेशन ले रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, आपने लॉ पढ़ा उनके साथ, हाँ जी पढ़ा, फिर आपने कंपनी लॉ भी पढ़ा, हाँ जी पढ़ा, आपको तब भी समझ नहीं आया कि कंप्लेन करनी चाहिए थी। तो रीजनेबल टाइम का ऑप्शन ये ध्यान रखना है, छोटा सा वर्ड है लेकिन ये जरूरी है कि जब भी बात वॉइडेबल की हो जाएगी और आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो विद इन रीजनेबल टाइम यू हैव टू टेक द एक्शन। अगर आपने उस रीजनेबल टाइम में एक्शन नहीं लिया तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे सर डिफाइन इट, तो रीजनेबल टाइम डिफाइन करना नॉट इजिली पॉसिबल। ये सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। खाने को मैंने बताया तो खाना तो जो तुरंत खराब हो जाता है, एक्सपायरी डेट के अपने मेडिसिन खरीद लिए तो अब तो वो पहले से एक्सपायर्ड है, लेकिन आप उसकी क्या वेट कर रहे हो, कितने दिन तक वेट कर रहे हो। आपने खरीद ली तो तुरंत एक्शन तो लो, नहीं ले रहे आप भी 1 साल बाद 2 साल बाद, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज समझनी है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था कि कई बार जहां जहां पिछली क्लास के कुछ बच्चों ने छोटे से पॉइंट रेज किए तो मेरे को याद आ रहे हैं, तो उनको आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं ज्यादा। तो ये विद इन रीजनेबल टाइम को ध्यान रखना है, लिखने के लिए है, आपको इसे एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि विद इन रीजनेबल टाइम कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है लॉ में, वो इंटरप्रिटेशंस का खेल हो जाता है। जहां इंटरप्रिटेशंस वर्ड आ जाते हैं तो इंटरप्रिटेशंस तो बेटे अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, है ना। एक जैसा इंटरप्रिटेशन हर जगह के लिए नहीं है। गाजर की सब्जी बनाना और गाजर का हलवा बनाना दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं, दोनों में टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम अलग अलग है ना। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। ये पॉइंट क्लियर क्या कह रहा है, इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट exercise his right to avoid the contract within reasonable time, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। यानी हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर मैंने विद इन टाइम एक्शन नहीं लिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर मैं विद इन टाइम एक्शन ले लेता हूं तो उसके पास पूरा राइट है कि वो मेरे अगेंस्ट केस कर सके। तो आप इसमें लिख लीजिए, पहले में लिखा कैन नॉट, इसमें क्या लिखना है, इफ अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट टेक एनी एक्शन, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट टेक एनी एक्शन विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम, डॉट 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 डालकर आगे लिखें, ऑप्शन ऑफ रिजाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ऑफ रिजाइनिंग, ऑप्शन ऑफ resigning, RESCIND, resigned the contract, will give away from his hand, will give away from his hand, will give away from his hand, got it। वहां पर तो कैन नॉट ही है, यहां पर फिर वो अपने आप इन्फोर्स हो जाएगा। एंड लास्ट इज राइट्स, लास्ट इज राइट्स, इसमें लिख दीजिए नो लीगल रेमेडी, इसमें लिख दीजिए नो लीगल रेमेडी। नो लीगल रेमेडी से मतलब क्या है, अब मैं केस कर रहा हूं कि जेड कैसे मर गया जी, मेरी तो बुक अधूरी रह गई, अब जेड पर केस करने के लिए कोई फायदा है मेरे को, जब जेड ही नहीं है तो क्या करूंगा, तो मेरे को लीगल रेमेडी क्या मिली, अब जेड से क्या लीगल रेमेडी लूंगा मैं जेड से तो कोई भी लीगल रेमेडी नहीं ले सकता,
तो इसलिए इसमें क्या कह दिया गया, नो लीगल रेमेडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर आप चुप रह गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, और अगर आप बोल गए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो क्या लिख रहा है, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। वही सेम बात आ गई, इफ so resided it becomes a void contract, if it is not resided it becomes a valid contract। तो वही बात दोबारा से रिपीट हो गई। ठीक है, तो इसमें आपने डू करके सेम लिख दीजिए ऊपर वाला। गॉट इट। तो अलग से लर्न करने की इसको जरूरत नहीं। हाँ बोलो। वो सुसाइड कर लेता है तो कौन, जेड? तो भी वही बात होगी बेटा। अब जब मर गया तो क्या करें, मर तो गया, उसको बुक नहीं लिखनी, उसको सुसाइड कर लिया। हाँ मर गया ना, अब तो मर गया। जब मर गया उसकी इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस हो गई, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, आप क्या कर सकते हो, आप किसके ऊपर केस करोगे, केस तो जेड पर ही कर सकते हैं ना बच्चे। तो लीगल रेमेडी कुछ रही नहीं हमारे पास। और पूछो कुछ, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके पूछो। नहीं, दिमाग लगाओ, बच्चों के पास बहुत दिमाग होता है इस मामलों में। क्वेश्चंस पुट करने के मामले में बहुत दिमाग होता है हमारे पास। सर ये कह रहा है उसकी बैक से मार दे। मर गया ना वो, मरने वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। और कुछ पूछो। सर उसकी घर वालों पे कर सकता है? नहीं बेटा, कुछ नहीं कर सकता। सर जैसे एक्सीडेंट हो गया उसके हाथ तब भी नहीं कर सकते आप। में तो लग सकता है टाइप। सर वो सुसाइड वो अलग इशू है, वो सुसाइड नोट छोड़ के जाए। कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर वो सुसाइड नोट में लिख के जाए, मैं बुक लिखना चाह रहा था पर मेरी फैमिली मुझे मना कर दी। अब ये मैटर ऑफ वो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसमें कोर्ट में जा सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो क्या है, फिर कोर्ट के ऊपर चला गया बेटा। अदरवाइज फर्स्ट सिनेरियो में तो यू कांट फोर्स देम। अभी तो जेड मर गया, मतलब जो मरने वाले केस को तो भूल जाओ। मेरा मतलब है मरने के अलावा कुछ सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो। मरने वाला ऑप्शन खत्म है, उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लॉ जहां बन गया वहां भी ऑप्शन खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी फैक्ट्री है, कोर्ट ने बंद कर दी, मैं यहीं बैठा हूँ, ऑफिस में ही बैठा हूँ, और आप आ गए जबरदस्ती कर रहे हो मेरी शर्ट बना कर दो, मैं कैसे दे दूंगा? है बेटा, वो तो फ्रॉड हो गया। अभी उस पर नहीं जाते, अभी हम बात करें, हम जो चीज फेस करेंगे सच के साथ फेस कर रहे हैं। अभी कॉन्स्पिरेसीज नहीं डालेंगे। मैं यहीं बैठा हूँ, कहता हूँ मैं यहीं बैठा हूँ, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बैन कर दी मेरी, मैं यहीं ऑफिस में बैठा हूँ। अब सारे क्लाइंट लाइन लगाकर खड़े हैं, मेरा सामान, मेरा माल, मेरा ये, मेरा वो, मैं कहां से दूं? मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं। क्या वो मेरे अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडी रखते हैं? नहीं। हाँ, एक चीज रखते हैं, अगर लॉ ने बैन कर दिया तो एक दूसरे के नुकसान को कॉम्पनसेट करने की बात हो सकती है। अब वो कहेंगे हमारा पैसा वापस करो, मैं कहूंगा मैं तो आपके पैसे से रॉ मटेरियल खरीद लाया, ले जाओ रॉ मटेरियल, मेरा भी तो पैसा लग गया। यस सर। या तो मैं रॉ मटेरियल ना लाया, बात क्या कर रहे हैं सच की, मैं जो बोल रहा हूँ फेयरली बोल रहा हूँ कि मैंने आपके लिए शर्ट बनानी थी, मैं शर्ट के लिए कपड़ा खरीद लाया, थ्रेड खरीद लाया, लेबर बैठी हुई है, लेबर को मैंने तनख्वाह दे दी, अब बताओ मैं क्या करूं? सरकार ने फैक्ट्री बैन कर दी, अभी तक सब कुछ लीगल था, आप सरकार ने इलीगल किया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं। समझ रहे? ये जहां लॉ आ गया या जहां पर इम्पॉसिबिलिटी आ गई वहां हम हैंडीकैप्ड हो गए। आप मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। यानी कोर्ट, लीगल एक्शन से मतलब क्या है, कोर्ट मुझे ये नहीं कहेगी योगेश गुप्ता हमें नहीं पता, इनको 100 शर्ट बना कर दो, ये नहीं कह सकती कोर्ट। यानी लीगल एक्शन टू परफॉर्म वो नहीं हो सकता। हाँ, नुकसान को कॉम्पनसेशन की बात की जा सकती है। समझ रहे बात को? भाई मैंने कहा कि मैं 100 शर्ट बनाकर दूंगा, आपने मुझे एक शर्ट के 100 रुपए देने हैं, मैं कपड़ा खरीद लाया, मैंने कपड़ा कितने का खरीदा जी? मैं कपड़ा खरीद कर लाया 40 रुपए का, 40 रुपए आप इस मेरे कर दो, 60 रुपए वापिस ले लो। सिंपल सी बात है।
नहीं, कपड़ा ले जाओ और 60 रुपए ले जाओ, और क्या कर सकता हूं मैं। अब मैं आपका कपड़ा भी मैं ले आया और आप मुझसे 100 रुपए भी मांग रहे हो, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट इस तरीके का एक्शन नहीं ले पाएगा, ये समझा रहे हैं। जो लिखा है ना लीगल एक्शन, यानी लीगल एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा जा सकता, ये है मतलब लीगल एक्शन। गॉट इट? आ जाओ नेक्स्ट लिखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरबिडन बाय लॉ। लिखा भी एक वर्ड छोटा सा, सिर्फ वही लिखना है आपने, फॉरबिड्स टू मेड। आपने लिखना है फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मीनिंग होता है बैन, बैन। मैंने एग्जाम्पल लिए थे ना, फॉरबिडन बाय लॉ मैंने एग्जाम्पल लिए थे ना, अफीम, चरस, गांजा नहीं बेच सकते हम लोग, हमारा बिजनेस नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है, AK-47 बेचना अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ जो लाइसेंसिंग अलाउड है, आर्म्स रखना, वो अगर उस दायरे में चल रहा है वो अलाउड है। लेकिन मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ कि हमारा दिल कर रहा है कि AK-47 लेकर हम बस सेक्सराय में घुमा करेंगे, सबको डराएंगे, अंदर हो जाएंगे, है ना। और मैंने सबको बाहर बोर्ड लगाया, किसी को AK-47 चाहिए कॉन्टैक्ट मी। इलीगल है वो। आप पिक्चर में देखते होंगे, आता है कि रेड पड़ी, अफीम, चरस, स्मैक, ये सब चीजें मिली, जो ऐसी चीजें हैं। कहाँ अलाउड है? मेडिसिन के अलाउड है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अलाउड है, उसमें भी एक लिमिट के साथ। ऑर्डिनरी लोगों को अलाउड नहीं है ना, ये जानते होंगे आप लोग। तो वो सब चीजें हैं। तो इलीगल जो है वो क्या है? सिंपल, आपने कुछ नहीं लिखना, फॉरबिडन बाय लॉ। और ये बात ध्यान रखनी है कि वो बैन है। जो भी बिजनेस, जो भी एक्टिविटी इंडिया के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स बाय लॉ है, यू कांट डू इट, एंड ऑल सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी करो। मैं नहीं पढ़ रहा, भी आप पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आएगी, वो नीचे फिर डिफरेंस से समझेंगे। एक क्वेश्चन ही आएगा, वो क्वेश्चन है और ऐसे पूछा जा चुका है। हाँ, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। वॉइड क्या होता है? नॉट इन्फोर्सिबल, यानी हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सिबल है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये क्वेश्चन है बेटे, अपने आप में ध्यान रखिएगा। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डिफरेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल दे सकते हो? चलो बताओ, एग्जाम्पल दे दो। क्या है क्वेश्चन, समझ आ गया सबको? मैंने क्या कहा है, हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो। अभी वॉइड क्या हुआ था? जेड की डेथ हो गई, इलीगल तो नहीं था ना, इलीगल तो नहीं था, जेड की डेथ हो गई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अनइंफोर्सेबल हो रहा है। इलीगल नहीं था वो, कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, इलीगल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल पढ़ लें, फिर डिफरेंस पर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज इमोरल और अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी, ये बड़ा ध्यान रखना है, ये भी लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमर्स में। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रैकेट कॉमा डालकर लिख लो, इमोरल और अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी। चाइल्ड लेबर कराना इलीगल है, आप किसी भी हालत में उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वॉइड भी है, इलीगल भी है ना। लेकिन मैं तो कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ घटना घट रही है, जैसे जेड के साथ घटना घट गई, वॉइड हो गया, लेकिन वो इलीगल नहीं है। डीजल की गाड़ी रखना
मेरे घर में 10 साल की एक्सपायरी हो गई, इलीगल थोड़ा ही है, उसको चलाना वॉइड है, रखना इलीगल क्यों हुआ? मैंने पैसे देकर खरीदा है, मेरे घर के गोडाउन में रखी है, मेरे घर की पार्किंग में रखी है, नोबडी कैन इन्फोर्स मी कि यहां से हटाओ। मैं कोई पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला काम थोड़ी कर रहा हूं, मेरी पार्किंग में है, सड़क पर खड़ी करता हूं तो अपोज पब्लिक पॉलिसी हो गई कि एक वो व्हीकल जो बैन हो गया अब चलाने से रखने से नहीं हुआ, चलाने से बाहर सड़कों पर, तो वो इलीगल थोड़ी कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझो, मतलब एनालिटिकल होना जरूरी है कि कोई चीज वॉइड है लेकिन जरूरी नहीं कि वो इलीगल है, इलीगल नहीं है। गॉट दिस पॉइंट? उसको चलाना भी इलीगल नहीं है, वॉइड है। इमरजेंसी आ गई, चला रहा हूं, जाना था किसी को हॉस्पिटल लेकर, कोरोना के टाइम पर हुआ ना, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एग्जेम्प्ट करो, कुछ नहीं होता, इस वक्त सब चीजें अलाउड है, हटा दी वो सारे इस तरह के बैन कि अगर व्हीकल चल रहा है चलने दो, जरूरी है, पेशेंट को ले जाना जरूरी है। बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो ऑलरेडी बंद थी, अलाउड नहीं थी, बैन थी, लेकिन उस टाइम पर अलाउ कर दी गई, चलने दो, पेशेंट आना जरूरी है, घर से मूव होना जरूरी है, तब अलाउ कर दी गई थी। उनको नहीं किसी को चालान काटा, ना किसी को बैन किया। समझ में बात को? है तो क्या कह रहा है? Contracts that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, R agree with S to purchase brown sugar. एक इलीगल प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, ड्रग्स होती है ये, इज एन इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट में क्या फायदा है? स्टैंड ही नहीं करता, कौन जाएगा कोर्ट? ना खरीदने वाला ना बेचने वाला, क्योंकि इलीगल है। पुलिस दोनों को गई कि आ जाओ बैठो, आपकी तो हम इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आगे पढ़े। According to section 2G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. One of the factors, कई चीज बार बार रिपीट होता है, पढ़ लिया हमने, ऊपर लिखा है, फिर कह रहा है one of the factor is unlawfulness of object and consideration of contract, that is illegality of contract which makes it void. तो इलीगल तो हम पहले ही देख रहे हैं कि void है, अब वो डिफरेंस से समझना है। क्या कह रहा है? पहला डिफरेंस देखो, स्कोप। पहले ही आगे सेंटेंस था कि वर्ड नेसेसरीली इलीगल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि इलीगल हो, लेकिन जो इलीगल वाला है वो तो वॉइड होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सेकंड, नेचर। कह रहा है जो वॉइड था, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। याद रखो, मेरा जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि मेरी जो 10 साल पुरानी डीजल वाली कार है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं हुआ, मैं अपने घर रख सकता हूं, सड़कों पर निकलने पर चालान है, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, क्योंकि आरसी के पर भी 15 साल लिखे हुए। स्क्रैप पॉलिसी भी आएगी तो कब आएगी? 15 साल बाद। और आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर कुछ स्टेट्स अभी भी अलाउ कर देती हैं, उनकी वो भी हो जाती है दोबारा से क्या बोलते हैं, नई आरसीबी बन जाती है ऑफिशियली, लीगली, कोई गलत काम करके नहीं, बाहर की कुछ स्टेट्स में अलाउड है। फिर क्या कह रहा है? नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, जबकि ये क्या है? आर फॉरबिडन। इसको याद रखो, ब्राउन शुगर की बात हो रही है, AK-47 की बात हो रही है, इलीगल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, वो फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है? पनिशमेंट। फिर सम अप करेंगे। पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर द लॉ। मेरे घर में रखी है मेरी डीजल वाली कार, क्यों देगी सरकार मुझे पनिशमेंट? मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा, गलत करूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी ना। मेरे घर में खड़े होने पर कोई वो नहीं है, मेरे घर में खड़ी है, ठीक है कि नहीं? क्या कह रहा है? पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर लाइबल फॉर पनिशमेंट। मैंने क्या कहा अभी? अगर एक जो ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है उसको पैसे मत दो, वो जेल, वो
पुलिस के पास जाएगा ही नहीं। उसको पता है कि पहले हमें बिठा लेंगे कि हमने पहले एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है, आ जाओ पनिशमेंट मिलनी है दोनों को। ठीक है जी। कोलेट्रल एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है। सबसे पहली बात तो बच्चों को कोलेट्रल एग्रीमेंट कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या होते हैं। सब कॉमर्स स्टूडेंट हो, मरियम आप भी कॉमर्स स्टूडेंट है। कोलेट्रल वर्ड अकाउंट्स में आपने पढ़ा था 12th में, गिरवी रखना। क्या था वो कोलेट्रल वर्ड, क्या था पूरा? कोलेट्रल सिक्योरिटीज, बिल्कुल ठीक। क्या करते थे उसमें आप? लोन लेते थे। चलो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस नहीं पूछेंगे। तो कोलेट्रल यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी एग्रीमेंट के साथ एंटर करते हैं तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे और कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उनको कोलेट्रल कहते हैं। जैसे देखो क्या कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो टू बी वॉइड। यानी मैंने कोई वॉइड एग्रीमेंट किया तो क्या उसके साथ और कोई दूसरा एग्रीमेंट जो उसके साथ कोलेट्रल है, क्या वो भी वॉइड होगा? तो करें नॉट नेसेसरीली। एक वॉइड एग्रीमेंट के साथ कोई दूसरा एग्रीमेंट भी साथ साथ चल रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो वॉइड हो। मेरी जो डीजल की कार जिसकी 10 साल की लाइफ खत्म हो गई, मान लीजिए मैं उसको बेचने की बातचीत कर रहा हूं, एक्सपायर्ड हो गई तो वॉइड है, वो तो वॉइड हो गया, चलो ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक स्टीरियो भी लगा हुआ है। कार का तो चलो सेल परचेज वॉइड हो गया, लेकिन क्या वो स्टीरियो भी वॉइड हो गया? क्या उस स्टीरियो की ट्रांजैक्शन भी वॉइड हो जाएगी? नो। जबकि वो क्या चल रहा है, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। सिर्फ क्या वॉइड है? एक्चुअली वो जो उसका इंजन है वो वॉइड है। उस इंजन के साथ जो कार पूरी एसोसिएटेड है, जो इसके साथ चलेगी, वो वॉइड है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि स्टीरियो उसके साथ चले, स्टीरियो अलग से जाया जा सकता है। कल को कोई ये थोड़ी क्लेम कर सकता है कि ये स्टीरियो सर उस कार से उतरा है जो कार अब 10 साल बाद वॉइड हो गई है जी, तो ये भी वॉइड होगा? नो। उसके साथ कोलेट्रल है, वो वॉइड जरूरी नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि वो वॉइड हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज है। एग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। अब हम बात ही कर रहे हैं ड्रग्स की, तो कह रहा है भैया ड्रग्स के साथ और जो जो कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे सब वॉइड है। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका अलग कर दो उसका अलग कर दो ना। इलीगल एग्रीमेंट्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ साथ कोलेट्रल, वो सब क्या होंगे? वॉइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये और अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी इनके बारे में और आगे डिस्कशंस होगा। ठीक है जी। तो पहला एग्जांपल इसमें लिखो, डिफरेंस बिटवीन void agreement and illegal agreement। difference between void agreements and illegal agreements। 4 पॉइंट समझा रहा है, स्कोप, नेचर, पनिशमेंट, कोलेट्रल एग्रीमेंट। स्कोप में क्या आ गया? यही लिख लो, नॉट नेसेसरली इलीगल। void के नीचे आ गया नॉट नेसेसरली इलीगल, जबकि उसमें क्या आएगा? नेसेसरली वॉइड। वो वॉइड होगा ही होगा। नेचर में आ जाओ जी, बैन नहीं है कहीं। मैंने बताया ना, मेरी डीजल वाली का याद रखो, इन एग्जांपल्स को याद रखना बच्चे। मेरी डीजल वाली कार को घर में रखना बैन नहीं है, लेकिन AK-47 तो हमेशा ही बैन है रखना घर में, है ना। पुलिस को अगर किसी से इंफॉर्मेशन मिली कि मेरे घर में AK-47 रखी है तो पुलिस घुस सकती है और मेरे अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज कि मैंने कोई इलीगल इक्विपमेंट अपने घर में रखा हुआ है। ठीक है ना। थर्ड लिखो, पनिशमेंट। तो क्या उसमें पनिशमेंट मिलेगी मुझे? मेरी एक्सपायर्ड कार घर में रखने की कोई पनिशमेंट मिलेगी मुझे? नो। ना मैं कुछ इमोरल काम कर रहा हूं, ना मैं कोई पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा हूं, मेरी अपनी पार्किंग में रखी।
जबकि इलीगल में तो मिलनी है पनिशमेंट, बस आप पकड़े जाने चाहिए एक बार। इलीगल में तो पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलनी है। फिर कोलेटरल एग्रीमेंट के लिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वॉइड के साथ जरूरी नहीं है कि वॉइड हो। कोलेटरल एग्रीमेंट्स नॉट नेसेसरली वॉइड लिख लीजिए, नॉट नेसेसरली वॉइड लिख लीजिए। और जबकि वहां पर क्या आएगा, विल बी वॉइड, ऑलवेज बी वॉइड। नेक्स्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ छोटी सी बात लिखनी है, टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट वो अनइनफोर्सेबल हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। ये भी ध्यान रखना, ये फॉर द टाइम बीइंग है। अगर उस टेक्निकल डिफेक्ट को आप ठीक कर लेते हैं तो वो अनइनफोर्सेबल से क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल हो जाएगा। टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी कार को आपको बेचते हैं, मैंने अपनी कार आपको बेची, जब तक आरसी आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी आप कार के ओनर तब तक नहीं कहलाओगे। और वो टेक्निकल डिफेक्ट से अभी आरसी आपके नाम नहीं हुई तो वो क्या हो गया, अभी वो अनइनफोर्सेबल हो गया एक तरीके से। और वो जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट ठीक होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल जो इसका आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। कुछ एक जगह टेक्निकल डिफेक्ट ठीक भी नहीं हो सकते, और ये आपके लिए एक लाइमलाइट एग्जाम्पल है, याद रखना, आपके घर के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए। पढ़े, बहुत एग्जाम्पल अच्छा है ये। A bought goods from B in 2015, 7 years back, but no payment was made till 2019. B cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. हमारे लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्ट्स हैं बेटे। एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। आप कहां लिमिटेड हो जाएंगे उसके अंदर सब मेंशन है। आपने अपना पैसा किसी भी पर्सन से लगातार कंटिन्यूअसली 3 साल तक नहीं मांगा, साइलेंटली सो रहे हो, भगवान पर विश्वास कर रहे हो कि भगवान उसको बुद्धि देंगे, भगवान ने उसको बुद्धि नहीं दी, और आपने 3 साल तक वेट की। जहां 3 साल 1 दिन क्रॉस हुआ, लिमिटेशन एक्ट ने क्या कहा, नाउ यू कैन नॉट क्लेम दैट मनी। आपके अनफेवर में, पता होना चाहिए। हाँ, रेगुलर नोटिस देते रहो, रेगुलर नोटिस, हर 6 महीने में पैसा दे दे भाई, पैसा दे दे भाई, हर 6 महीने में उसके पास नोटिस पहुंचना चाहिए, रिटन। फिर वही बता रहा हूं, ओरल में तो कैसे प्रूव करोगे? तो इसलिए रिटन, बाय पोस्ट, बाय कुरियर। आपके पास कुरियर का आपको पता होगा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आता है, पता है नहीं बात? अगर सबको नहीं पता तो बता देता हूं। हम स्पीड पोस्ट करते हैं ना, या कुरियर से कभी भी किसी को चिट्ठी भेजते हैं बेटा, उसका पूरा ट्रैकिंग आती है कि कितने बजे आपने पोस्ट की और कितने बजे उसको मिली, पूरा ट्रैकिंग होता है। अब इतना अच्छा कंप्यूटराइज टाइम, और वो जो टाइम और डेट है वो अभी इंपॉर्टेंस उसकी बताएंगे आगे जाकर, इन पर बड़ा डिबेट चलेगी। टाइम तक, डेट तो है ही इंपॉर्टेंट, टाइम तक कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, हाँ बेटा, हमने अमेज़न का नाम ही नहीं लिया, हमने स्पीड पोस्ट बोला बेटा, हमने स्पीड पोस्ट बोला। यही तो चक्कर है बेटे, वो आपके साथ कभी कभी कुछ
गेम कर रहे हैं, कभी कभी क्या कई बार करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, अभी 3 दिन पहले ही मेरे पड़ोसी ने मुझे बुलाया, करा यार ये देखना, ये इंस्टाग्राम पर आप लोग भी ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पर कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस मत करना। मेरे को पता ही नहीं था, पहली बार उसके थ्रू पता चला कि इंस्टाग्राम पर भी ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ये भी एक है झोल, तो वो भी एक फेसबुक झोल पे है। भी बना, हम्म। फेसबुक पे भी बना। हाँ फेसबुक तो मैंने देखा था, इंस्टाग्राम नहीं देखा था। मुझे लगता था इंस्टाग्राम पर फनी है तो टाइम पास है, फिर बहुत बढ़िया पास टाइम है, देखते रहो, टाइम पता नहीं चलता कहाँ चला गया। तो उसने कहा कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, बच्चों के कपड़े मंगाए होंगे उन्होंने, साइज मान लीजिए जो बोला है वो साइज दूसरे आ जाते हैं। मैंने कहा उसे बिठा लो, आ रहा हूँ मैं, कभी कोर्ट से घर ही निकल रहा हूँ। वो बेचारा डर गया, वो जो डिलीवरी बॉय था। मैं कैसे जाने मत देना। मैंने कहा उससे उससे कुछ गलत थोड़ी करना है। मैंने कहा उससे पूछेंगे ना कि कहाँ से आया, सोर्स मिल गया हमें। तो पता चला जिससे बात हुई वही कन्फेस कर रहा है कि सर रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पर ऑर्डर डिलीवर मत किया करो। ये सुन रहे होंगे ये लोग मतलब रिकॉर्डिंग के बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो मेरे पास ज्वलंत एग्जाम्पल है। वो तो अभी मैंने उससे कहा था, मैंने कहा छोटा सा अमाउंट था, 1350 रुपए का, इसके लिए क्या कोर्ट केस करना, इससे ज्यादा तो खर्च हो जाएगा। तो मैंने कहा छोड़ो। बट खुद वो कन्फेस कर रहे हैं। मतलब हम सच्ची बताएं तो हम ट्रैक नहीं पकड़ पाए कि कहां से आ रहा है, इतना कुछ घूम घूम कर है, हम यही नहीं पकड़ पाए कि सामान कहाँ से आ रहा है। वो कह रहा है जी हमारे पास भी यहाँ से वहाँ एक कोड जनरेट, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी कहानी उसने सुना डाली। मैंने कहा छोड़ यार। मैंने कहा भाई तुम मंगाइए ही मत ना, 1350 रुपए के लिए पीछे कौन सा ज्ञान दे रहे हो मुझे। उनका इतना ज्ञान नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। तो ये चीजें चल रही हैं। तो स्पीड पोस्ट अलग ट्रैक है बेटा। स्पीड पोस्ट तो बेटा ऑथेंटिकेटेड। अब देखो रही बात गड़बड़ करने की इच्छा किसी की हो तो वो कहीं भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट में भी हो जाएगी अगर करने की इच्छा हो तो। बट ये कि कभी कभी हम उसको सुधार सकते हैं। अब हम जब किसी को नोटिस भेजते हैं तो उसमें बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें कोर्ट में एविडेंस के तौर पे देना पड़ता है। क्या हो रखा है, मेरे मेरे साथ हो रखा है, औरों की बात नहीं है यहाँ पर। तो मुझे एक लेटर आया और मुझे ये पता था कि लेटर कहाँ से आ रहा है। उन्होंने मुझे बता दिया कि हमने एक लेटर आपको पोस्ट किया है, गवर्नमेंट लेटर था। तो गवर्नमेंट लेटर पता चल जाता है क्योंकि वो बाया फोन मैसेज भी आ जाता है। आई वॉज वेटिंग फॉर द कि भाई लेटर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। स्पीड पोस्ट ट्रैक किया, आ गया कि दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली से फिर फिर आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता है। नटशेल बता रहा हूँ। फिर आपके उस एरिया से फिर आपके घर आता है। मेरे पास ट्रैक आ गया कि मेरे लाजपत नगर के पोस्ट ऑफिस पर आ गया गुडमैन का। वहां से फिर मैंने आगे देखा तो उसमें आ गया कि आपके घर के लिए निकल चुका। ठीक है, मैं घर पर वेट कर रहा हूँ कि अब जब निकल चुका है तो आधा घंटा 1 घंटा, मैसेज आता है 1 घंटे बाद डिलीवर्ड। अब टेंशन हो गई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। उनका डिलीवर्ड और मैं घर में वेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। मैंने पोस्ट ऑफिस फोन किया, मैं कहाँ है भैया आपका वो पर्सन जिसने डिलीवर्ड का आपको मैसेज दिया है। कह रहे जी वो क्या होता है कि जब पोस्टमैन है जब वो डिलीवर्ड कर देता है तो वो कुछ पंच वंच कुछ करता है, उससे ये मैसेज चला जाता है कि डिलीवर्ड। तो वो नया लड़का शायद उसने ज्वाइन किया होगा और कुछ उसको उस वक्त हरीनेस में कुछ काम होगा, वो भाई साहब डिलीवर्ड दिखाकर अपने गांव निकल गए। मैंने कहा झोल करना चाहे तो कैसे होता है झोल, क्योंकि पंच तो उसी ने करना है ना। मैंने कहा मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए। उसका फ़ोन नंबर लिया, मैंने कहा कहाँ हो भाई साहब। कह रही जी आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा आप बताओ तो सही आप कहाँ हो। कह रहे जी मैं तो यहाँ हूँ, कुछ नहीं, जगह का नाम बताया। मैंने कहा एक चिट्ठी थी आपने मेरी देनी थी, कहाँ डाल दी। मुझे लगा किसी और को ना दे दी हो क्योंकि गलत हाथों में ना पड़े। मैंने कहा वो चिट्ठी चाहिए मुझे। कह रहा सर मैं कल दे दूँ आपको। मैंने कहा कल दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट वाई यू पोस्टेड द मैसेज डिलीवर्ड का। मैंने कहा ऑन सरकारी ट्रैक में आ गया कि आपने एक सरकारी चिट्ठी डिलीवर्ड कर दी है। और मैं उस वक्त
एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट उसमें था जॉब प्रोफाइल पर। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि आपके अगेंस्ट कितना बड़ा एक एक्शन बन सकता है। जब उसने सुना सरकारी चिट्ठी है, मतलब ही वॉज लिटरली क्राइंग ऑन फोन। कहता सर प्लीज कंप्लेन मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं कहा मुझे कंप्लेन करनी ही नहीं बच्चे, लेकिन चीजों को समझो, इंपॉर्टेंस तो देखो। मैंने कहा चिट्ठी तो तेरे हाथ में लिखा तो हुआ है। मैं कहा गवर्नमेंट सरकारी लेटर की तो अलग स्टैंप्स होती है, तुझे वो नहीं दिखा? वो जब वो आया मेरे पास नेक्स्ट डे देने, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैंने बात तो जरूर की है तेरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से, क्योंकि मेरे लिए ये चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही आओ मुझे वापस चाहिए। सबसे पहले अगले दिन मेरी चिट्ठी देखने आया, फिर मैं उससे बोला, मैंने कहा बेटा ऐसे मत किया करो, झोल चढ़ना चाहे तो ऐसे हो जाता है। तब उस दिन हमें ये भी पता चला, तो हमारे लिए क्या लैंडमार्क बना मेरे लिए, कि बताओ यार, हम तो कोर्ट के अंदर ये वो लगाते फिरते हैं कि इस वक्त डिलीवर्ड हुआ, इस वक्त डिलीवर्ड हुआ, और करने वाला चाहे तो यहाँ पर भी झोल कर सकता है। खैर, ये छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहेंगे। हालांकि इनके यूज आपको जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तब बहुत ज्यादा यूज मिलेंगे, क्योंकि तब सब गेम प्लान करते हैं ना, ये चिट्ठी डाल दो, अच्छा कितने बजे डालनी है, इतने बजे डालनी है, इतने बजे पहुंचनी है, सब टाइम स्लॉट्स चलते हैं बड़े। तो ये चीज आप समझ गए कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का डेट्स हैं जिसको आपने 3 साल वेस्ट कर दिए, तो ऐसा ना करें, आपका या आपके क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। सर अगर नोटिस दिया जाए, हाँ जी रिकॉर्डिंग के तौर पे एविडेंस रखा जाए, हाँ मान तो लेंगे। आपने रिकॉर्ड रखा, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखो कुछ ना से कुछ तो अच्छा है। मेरे को जज साहब के सामने अपीयर करने के लिए कुछ तो देंगे आप। अब मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि सर वो बोला था इन्होंने। कैसे बोला था सर? पर्सनली मिलकर बोला था, चलो मान लेते हैं। जज कहते हैं कि चलो मान लिया, मुझे कुछ तो एविडेंस मुझे भी दो ना, क्योंकि फाइल पर तो मुझे भी लिखना है, फाइल पर तो मुझे भी लिखना है। एविडेंस चाहिए, किसके सामने दिया, कैसे दिया, कब दिया, कई चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो एविडेंस है तो जज आपकी बात को भी सुनेंगे। अब हवा में तो बात नहीं कही जाएगी ना। तो ये हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इन्फोर्सेबिलिटी वाला, इसमें आप समझ गए। अब कितने तरह के पढ़े हमने? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, 5 हुए। और क्यों, एक और भी तो होना चाहिए, वे 6 होने चाहिए। अनइनफोर्सेबल छठा हुआ, और क्या है? सर एक वैलिड, एक वॉइड, एक वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। तो फिर नंबरिंग गलत है। फोर नहीं आया। नंबरिंग गलत है, बिल्कुल बिल्कुल नंबरिंग गलत है, श्योर, पक्का पक्का, इसको ध्यान रखना फिर आप। चलो कोई नहीं, कभी कभी बुक में मिसप्रिंटिंग हो जाती है, हम भी एडिट करना भूल गए। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। मैंने फिर वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो है, नो डाउट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन विद इन फ्यू क्लासेस हम लोग स्पीड अप हो जाएंगे। आप इन छोटे छोटे लॉजिक्स को, टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए, है ना। मेरा मेन स्ट्रेस क्या है, सुन तो लो, सुनते तो रहो। मेरा मेन स्ट्रेस क्या है कि जो शुरू की क्लासेस में जो वर्ड्स हैं, जो आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें हैं, ये सेट हो जाएं एक बार। जहां एक बार ये सेट हो जाएंगी तो आपको फिर आगे लॉ और आसान लगेगा। और मैं फिर आपसे फोकस करके कह रहा हूं कि सब ने मेन पॉइंट के साथ कीवर्ड्स को याद करना है, ये आदत डाल लो। जैसे आज मैंने आपको बोला कि 11 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ये छोटे छोटे आपके साथ टेस्टिंग करते रहेंगे। अभी हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स और यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स, यानी 17। और ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? 2, यानी 19। तो 17 के 17 ने तो आपने मुझे भेज दिए ना, वो आपने नहीं भेजे अभी, मरियम ने। और किसने नहीं भेजे? अच्छा ये भी लेट आया था, कोई नहीं, आप घर जाके भेजना। मैंने क्या मांगा था, एक मुझे फटाफट आप 2 मिनट के अंदर सिर्फ वो 11 पॉइंट्स लिख कर देंगे।
एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो वो लोग भी मुझे 2 मिनट के अंदर सेक्शन 10 के 11 पॉइंट्स लिख कर देंगे। सुन पा रहे हैं बच्चे? नहीं सुन पा रहे हैं? वो सुन पा रहे, सुन रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता। हाँ, अब पता कैसे चलेगा ये तो। सर मैं बेंच आ मैं भी आ हाँ हाँ, ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं बेटा। वेलकम बेटा।